सांख्यिकी गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें हम किसी भी आंकड़े को संग्रहित, वर्गीकरण और उसका विश्लेषण करना सीखते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता। आज आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी डाटा को हम कैसे उसको संग्रहित करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं और उससे निकलने वाले रिजल्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बहुत बड़े डाटा को जब हम एक स्थान पर रखते हैं जिसको हमें पढ़ने में बोर फील ना हो, उस डाटा को ही हम सांख्यिकी के तौर पे देखते हैं और उसको अलग अलग टाइप से हम जमाना सीखते हैं। तो क्लास 9 में जो आपके है वो याद रखना, किसी भी डाटा को 3 प्रकार से जमाने का तरीका बताया गया है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि सांख्यिकी होता क्या है। तो सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स का अर्थ ये विषय है जिसमें हम आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों के अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हो गए बच्चे डेफिनेशन, ठीक, जो आप लोगों को हो सकता है कहीं लिखने को आए तो आप लोग ऐसे आसानी से इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो सांख्यिकी वो है जिसे एक बहुत बड़ा डाटा को जब हम बहुत ही कम सीमित आंकड़ों में दिखाते हैं, जिससे एक हमें बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब लगा पाते हैं किसी चीज का। सांख्यिकी में हम वही चीज सीखते हैं। याद रखना, सांख्यिकी जो बहुत बड़ा डाटा होता है उसका एकदम अगर आप करेक्ट निकालना चाहो तो करेक्ट कभी भी नहीं होता। जैसे मान लो अगर आपके स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक, आपके स्कूल में 2000 टोटल स्टूडेंट्स हैं और पता करना हो कि बच्चों की एज क्या है। एज ग्रुप में अगर हमें डिवाइड करना हो और देखा जाए कि कक्षा 9 में जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगभग मान लो कक्षा 12 साल से लेकर 14 साल के बीच के बच्चे होते हैं जनरली, है ना। तो अगर ऐसा बोला जाए कि कक्षा 9 में 12 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, तो याद रखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चे या तो 12 साल के हों या फिर 14 साल के हों। ऐसा तो होगा नहीं। कोई होगा 12.5 साल का, कोई होगा 13 साल का, कोई 13.5 का, कोई 14 का भी होगा, ठीक। तो एक ये हिसाब लगा दिया गया कि 12 से 14 साल के बीच में जितने स्टूडेंट्स हैं वो कक्षा 9 के हैं, ठीक। तो इसी को हम अब आप लोग खुद ही समझो कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, लगभग 40। अब उतने सारे बच्चों का एज ग्रुप एक एक का अगर आप लोग लिखोगे तो किसी का आएगा 12.5, किसी का 12.3, किसी का 13, किसी का 13.4। तो इस प्रकार से एक एक बच्चों का डाटा लिखना बच्चे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक वर्ग बना देते हैं कि 12 साल से 14 साल के बीच, कक्षा 10 में 13 साल से 15 साल के बीच, कक्षा 11 में 14 साल से लेके, जनरली 15 से ऊपर ही होते हैं, 15 साल से लेके 16 साल के बीच स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो मैंने लिखा है एज ग्रुप, आप लोग जो देख रहे हो 12 से 14, 13 से 15, 15 से 16, तो याद रखना है ये बिल्कुल जो है ये मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। लेकिन क्या सारे स्टूडेंट 12 और 14 के ही होंगे कक्षा 9 के? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 12.5 का भी होगा, कोई 13 का भी होगा, कोई 13.5 का भी होगा। लेकिन ये हमने एक हिसाब लगाया है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे कक्षा 9 में वो लगभग 12 से 14 साल के बीच के होंगे। तो इस प्रकार के डाटा जो बहुत बड़े नंबर में होते हैं, जैसे अगर किसी शहर की जनसंख्या देखनी हो अगर आपको, कि लगभग अगर ऐसा पता करना हो कि छोटे बच्चे कितने, मतलब लगभग 1 साल से लेके 5 साल के बीच में, फिर 5 साल से लेके 14 साल के बीच में, 14 से लेके फिर 18 और फिर 18 से 30, ऐसा अगर देखना हो हमें, तो क्या आप बताओ, क्या अगर मान लो आज से डाटा को लेना स्टार्ट किया गया किसी शहर में, आज से किसी डाटा को लेना स्टार्ट किया गया तो लगभग 15 से 20 दिन तो लग ही जाएंगे, है ना। किसी भी एक शहर को अगर आप बहुत फोर्सफुली अगर ऐसा करो तब, तो आपने 1 मंथ में लगभग ये पूरा डाटा इकट्ठा किया। फिर 1 मंथ के बाद आप देखोगे तो क्या उस 1 मंथ के बीच में और भी बच्चों का बर्थ नहीं होता, जन्म नहीं होता? क्या होता है? तो हम कभी भी जो सांख्यिकी होता है उसमें बिल्कुल करेक्ट के पीछे नहीं भागते हैं, लगभग हिसाब लगाया जाता है, समझे। यही है हमारा क्या, सांख्यिकी। यही होता है सांख्यिकी। जब बहुत बड़े डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना हो तब हम सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। इसलिए दिया गया है कि सांख्यिकी का अर्थ एक ये विषय है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण मतलब किसी शहर की जनसंख्या देखनी हो या हमें एज ग्रुप देखना हो, समझ रहे हो, या फिर किसी महामारी के फैल जाने पे ऐसा देखा जाता है। जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा नंबर शो करती थी गवर्नमेंट कि लगभग इतने लोगों को कोरोना हो गया, ठीक, इतने लोग इससे ठीक हो गए, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो वो एक आंकड़ा था
है ना, वो एक आंकड़ा था, उसी को हम कहते हैं संग्रहण करना, आंकड़ों का संग्रहण। अब संग्रहण किया है, वो डाटा भी बच्चों हर पल चेंज होता रहता है, वो डाटा हर पल चेंज होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब ये डाटा उन लोग ने संग्रहण किया तो उससे जस्ट बाद हो सकता है किसी और लोगों को कोरोना हो गया हो, या फिर कुछ लोग ठीक भी हो गए हो, तो ये डाटा बिल्कुल करेक्ट नहीं होता। समझ गए? तो आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण मतलब उसको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करने का तरीका ही आप लोग सीखोगे कि कैसे भी किसी डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस किस तरीकों से कर सकते हैं, है ना, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ठीक है, अलग अलग तरीके से होता है। तो प्रस्तुतिकरण करना, और विश्लेषण मतलब उसके ऊपर फिर रिजल्ट निकालना कि हमने जो देखा उससे हमें क्या समझ आया। जैसे आपके मम्मी पापा, आप लोग कक्षा 8th में देखे होंगे उन्होंने जनरली कि आपके नंबरों का विश्लेषण करते हैं कि फर्स्ट टर्म में इसके इतने मार्क्स आए, सेकंड में थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, थर्ड में और प्रोग्रेस हुआ, और फाइनली वो एक अच्छे परसेंटेज गेन कर लिए, उसने समथिंग 85% उसने गेन कर लिया हमारे बच्चे ने। तो ये आपके पेरेंट्स ने क्या किया? आपके डाटा का विश्लेषण किया। समझ रहे हो? विश्लेषण किया, इसी को हम कहते हैं विश्लेषण करना। प्रस्तुतिकरण करना मतलब जितने भी आपने टर्म्स में एग्जाम दिए थे वो सारे उनको एक जगह पर लिख लेना, ठीक। और संग्रहण करना मतलब संग्रहण वो 1 साल का प्रोसेस था पूरा, जब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म वो संग्रहण का दौर था हमारा। समझ रहे हो ना? तो जब हम किसी आंकड़े को संग्रहण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करते हैं, का अध्ययन करने के साथ साथ आंकड़ों के अर्थपूर्ण निष्कर्ष, अर्थपूर्ण निष्कर्ष मतलब फाइनली हमने क्या रिजल्ट निकाला, उस आंकड़े से हमने फाइनली क्या रिजल्ट निकाला, हमें क्या समझ आया, तो वो होता है अर्थपूर्ण निष्कर्ष। निकालने के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। समझ गए? तो उम्मीद आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम सांख्यिकी किसको कहते हैं, ठीक। अब सेकंड आ जाओ आप लोग कि ये था सांख्यिकी का एक परिचय, जिसमें मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी होता क्या है, ठीक। अब सेकंड समझो आप लोग कि आंकड़ों का संग्रहण, ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया। आंकड़ों का संग्रहण देखो अलग अलग टाइप से हो सकता है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, किसी शहर में महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, किसी महामारी के आ जाने पर आप लोग देखते होंगे कि ऐसा पता लगाया जाता है कि इतने % लोगों को ऐसा हो गया, है ना। जैसे आप लोग पेपर में देखते होंगे अक्सर, जो भी आपके घर न्यूज़पेपर आता होगा उसमें आप लोग देखते होंगे कि ऐसे आंकड़े लिख के आते हैं, है ना, किसी एक दिन बुधवार या संडे वगैरह को, कि इतने लोगों को लगभग हमारे शहर में इतने लोग, जैसे अभी देखे होंगे करंट में आ रहा है कुछ कि इतने लोग हर साल भारत को छोड़ के जा रहे हैं, लगभग 2 लाख लोग भारत को छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या वो करेक्ट 2 लाख ही? नहीं, हो सकता है 10-20 ऊपर हो, नीचे हो, लगभग, लेकिन उन्होंने एक आंकड़ा निकाला। तो आंकड़ा कैसे निकाला? उसको संग्रहित किया, ठीक, कि कितने लोगों ने भारत में की नागरिकता ली, कितने लोग ने भारत की नागरिकता त्याग दी, अलग अलग टाइप से ऐसा होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही आप लोग देखते होंगे कि हमारा क्या होता है, जनगणना होती है ना, हर 10 सालों में हमारी जनगणना होती है। तो हमारी जनगणना के टाइम भी आप देखोगे, क्या वो एक दिन का प्रोसेस होता है? वो एक दिन का प्रोसेस तो नहीं होता, वो हमारा प्रोसेस होता है लगभग 2-3 महीने का होता है, 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं उसमें, है ना। तो वो संग्रहण जो किया गया है डाटा का, उसमें क्या करते हैं, आपके घर आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपके कितने भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, ठीक, कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, बहुत सारी चीज आपसे पूछ कर वो ले आते हैं। तो वही वो संग्रहण करने का काम ही करते हैं, उसी को हम कह देते हैं आंकड़ों का संग्रहण। मतलब बहुत बड़े डाटा को हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े डाटा को एक छोटे से फाइल में हम क्या कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं लिख कर, ठीक, एक छोटे से फाइल में या बुक में उसको लिखकर हम रख रहे हैं, वही था हमारे आंकड़ों का संग्रहण। समझ गए? अब आ जाओ, एक तीसरा होता है कि सांख्यिकी, आंकड़ों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। अब ये देख लो, आवश्यक वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कौन कर रहा है। जैसे आप लोगों को आंकड़ों का संग्रहण इस तौर पे है जरूरी, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके आंकड़ों को संग्रहण करते हैं ताकि वो एनालाइज कर पाए, साल के अंत में एनालाइज कर पाए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितना प्रोग्रेस किया है, या और ज्यादा आपके कम मार्क्स हुए या ज्यादा हुए हैं। तो अब डिपेंड करता है कि वो किस उद्देश्य से आंकड़ों को संग्रहण किया गया है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह देते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए, निश्चित उद्देश्य क्यों, डिपेंड करता है किस कारण से हमने वो आंकड़े को संग्रहित किया है ना। तो एक हमारा उद्देश्य रहता है, जैसे हमारे पेरेंट्स का उद्देश्य रहता है अपने बच्चे का प्रोग्रेस देखना, समझ लो, इसलिए वो आंकड़े का संग्रहण करते हैं। एक कंट्री लेवल पे ये रहता है गरीबी रेखा निकालना कि कितने लोग गरीब है, कितने अमीर है, कितने मिडिल क्लास फैमिली है। तो वो ये देखना चाहती है कि मतलब हमारे कंट्री की क्या कंडीशन है, इसलिए समझ लो गवर्नमेंट करती है वो, है ना।
तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए वो काम किया जाता है। तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े मतलब डाटा कहलाते हैं। जो भी इकट्ठा किया हो डाटा आपने, ठीक, वो अलग अलग टाइम पे होता है, अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है, उसका अपना एक विजन होता है, फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग उद्देश्यों से हम डाटा का संग्रहण करते हैं। उसका प्रबंधन करना मतलब उसको एक जगह एकत्रित करके उसका वर्गीकरण करना। वर्गीकरण समझते होगे, उसको डिवाइड करना। जैसे मान लो आपकी क्लास में ऐसा किया गया कि 1 से 40 स्टूडेंट है आपके कक्षा 9 में, और देखा गया कि जिसके टॉप के 10 स्टूडेंट्स के इस पेज में मतलब एक फाइल बनाएगी जिसमें टॉप के 10 स्टूडेंट्स को अलग किया गया है ना, फर्स्ट बेंच में बिठाया गया, फिर टॉप के 20 स्टूडेंट को जस्ट उसके पीछे, ऐसे इस टाइप से एक वर्गीकरण किया गया। समझ रहे हो ना? तो वो आपका क्या था, एक प्रबंधन था। उसी को हम क्या कहते थे, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, है ना, कि डाटा को संग्रहित करना और उसको मैनेजमेंट करना। ठीक। तीसरा और हो जाता है कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। अब आप लोगों ने डाटा को संग्रहित कर लिया, ठीक, अब उसका क्या करना है आपको, विश्लेषण तो लास्ट का प्रोसेस है, संग्रहित किया, अब उसका वर्गीकरण करोगे, है ना। तो वर्गीकरण करने के लिए टोटल कक्षा 9 में 3 टाइप बताए गए हैं। पहला बताया गया है कि दंड आलेख, बार ग्राफ। दूसरा बताया गया है एक समान चौड़ाई और परिवर्तित चौड़ाइयों वाले आयतीय चित्र मतलब हिस्टोग्राम, ठीक। और तीसरा टाइप बताया गया है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज है जो बच्चे, वो हिस्टोग्राम से ही बस थोड़ा सा चेंज करके आपको बारंबारता बहुभुज निकालना होता है। उसका जो डाटा दिया होता है वो आपको हिस्टोग्राम की ही तरह दिया होता है, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा हमारा चेंज हो जाता है। किसमें? बारंबारता बहुभुज में, मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, ठीक। याद रखना, हम किसी भी एक ही डाटा को अलग अलग मतलब इस 3 तरीके से हम आपके कक्षाओं में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये देखा जाता है कि दंड आलेख हम कब करेंगे और ये हिस्टोग्राम कब करेंगे और बारंबारता बहुभुज कब करेंगे, ये हमें डाटा को देख के पता लगाना होता है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को कि बार ग्राफ को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो अब ध्यान देना, जैसे ये देखो आपका पहला है दंड आलेख, मतलब कि बार ग्राफ। बार ग्राफ का बच्चे जब यूज किया जाता है जब आपका जो डाटा है वो बिल्कुल डायरेक्ट हो। डायरेक्ट मतलब कि जैसे मान लो कोई मंथ दे दिया गया हो, है ना, और उसके उस मंथ में होने वाले इनकम या कुछ भी इनकम, टेम्परेचर, जो भी आप लोग समझो, है ना, उसको रिप्रेजेंट किया गया। ये मान लो इनकम है क्या, किसी मंथ में मतलब कोई शॉपकीपर है उसकी क्या इनकम हुई है, तो ऐसा देखा जाए तो उसने मार्च में कितना इनकम किया, लगभग 28, है ना, 1000। अप्रैल में कितना किया उसने, लगभग 15। और मई में कितना किया, लगभग 18। और जून में कितना किया, लगभग 35। और जुलाई में कब कितना किया, 40,000। समझ लो। तो इसी को बच्चे बोला जाता है क्या, बार ग्राफ। जब आपका जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट दिया हो। मार्च में फिक्स 28,000, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 20 से लेकर 28,000, उस बीच कितना भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं। तो जब हमारे पास डाटा बिल्कुल डायरेक्ट दिया हो और डाटा बिल्कुल छोटा हो, डाटा बिल्कुल छोटा हो और बिल्कुल करेक्ट दिया हो, तब हम दंड आलेख का उपयोग करते हैं। समझ गए? तभी हम दंड आलेख का उपयोग करते हैं। अब इसमें दंड आलेख में उपयोग करने का तरीका ये होता है कि जो हम इसमें ग्राफ बनाते हैं बच्चे, वो सिंगल इंडिविजुअल होता है। इसमें आप देखोगे कि जितने 5 आप लोग जो रेखाएं देख रहे हो दंड आलेख, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ये कनेक्ट नहीं है, इनके बीच में गैप है। तो जब गैप रहेगा तभी हम दंड आलेख बनाएंगे। और वो गैप कब बनेगा, जब डाटा हमारे पास बिल्कुल करेक्ट दिया हो। मतलब मार्च तो मार्च, इसमें कोई शक नहीं, है ना। अप्रैल तो अप्रैल। अगर ऐसा बोल दे कि मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल, मार्च से अप्रैल में किसी पर्सन ने कितना, लगभग 20,000 उसने अपने शॉप से इनकम किया। तो याद रखना मार्च से अप्रैल। अब मार्च में ऐसा तो बोला नहीं है आपको कितने तारीख, तो जो आपका डाटा बनेगा वो ऐसा बनेगा ये। अब वो यहाँ मान लो फेब था, है ना, फेब मतलब फरवरी, फरवरी से मार्च, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, हिस्टोग्राम। इसमें देख लो फरवरी से मार्च, ना फरवरी की डेट दी है करेक्ट, ना मार्च की डेट दी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में जो आप लोग ये दंड आलेख बनाओगे,
सॉरी हिस्टोग्राम, इसको हम हिस्टोग्राम बोलेंगे क्योंकि बच्चे इसमें करेक्ट कुछ नहीं है। जहां करेक्ट दिया रहेगा वहां दंड आलेख बनेगा। मार्च मार्च, क्योंकि मार्च फिक्स है, मार्च फिक्स है। मार्च क्या होता है, 31 का मंथ होता है, मतलब उसमें 31 दिन होते हैं, है ना। जब 31 दिन होते हैं तो वो फिक्स है, जब वो फिक्स है तो हम उसको इस प्रकार से बनाएंगे, किसको, दंड आलेख को। समझ गए। हिस्टोग्राम में ऐसा बनाते हैं जो मैंने अभी आप लोग को ये दिखाया। हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र, जिसको हिंदी में आयत चित्र बोला गया है। ठीक, याद रखना। दूसरा हो जाएगा आपका, इसको भी बता ही देता हूं। जैसे अगर मान लो इस टाइप से, इसमें जो डाटा रहेगा वो इंडिविजुअल रहता है, समझ रहे हो, ये जुड़ा नहीं होता किसी से, इसलिए हम इसमें जो दंड आलेख बनते हैं ना वो इंडिविजुअल बनते हैं, सिंगल सिंगल बनते हैं, क्योंकि डाटा बिल्कुल डायरेक्ट और छोटा दिया रहता है। जब समझ गए। एक आ जाओ आयत चित्र, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मैंने जस्ट अभी आपको बताया, जब डाटा आपको ऐसा दिया हो कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20, अब कितना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना नहीं पता, तो 10 से 20 के बीच में इतना 300। 20 से 30, मान लो ये क्या है, सैलरी है कि 20,000 से 30,000 के बीच में कितने लोग हैं, लगभग इतने लोग हैं, है ना। और 10 से 20 मतलब 10 से 20,000 सैलरी वाले कितने हैं, लगभग हमारे 300 कर्मचारी हैं। ठीक, वो फिक्स है, कर्मचारी हमारे फिक्स है कि 300 है। ठीक, 40 से 50,000 कमाने वाले कंपनी में कितने लोग हैं, तो वो हमारे लगभग ये कितने 550 मतलब 550 लोग हैं जो 40 से 50,000 कमाते हैं। अब हो सकता है वो 41 42 43 44 कुछ भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है। समझ गए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, आयत चित्र मतलब हिस्टोग्राम बनाते हैं। जब हमारे जो आलेख है ये ऐसे जुड़ा रहता है, जब हम उस कंडीशन में आयत चित्र हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है। अब ये फिक्स तो है नहीं ना, उन्होंने बोल दिया बस कि 20 से 30,000 इनकम करने वाले कितने लोग हैं, पता नहीं कितने हैं, तो 280 हो जाएगा। समझ रहे हो, इस टाइप से इसको करना है। ठीक, अब तीसरा आ जाना कि बारंबार बहुभुज मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो आपको डाटा दिया होगा वो डाटा दिया रहता है किसकी तरह, हिस्टोग्राम की तरह, मतलब फिक्स नहीं दिया होता, हमें उसको फिक्स बनाना होता है। अब वो फिक्स बनता कैसे है तो वो देख लो। फिक्स बनता है ऐसे, जैसे मान लो किसी जगह पे दिया होगा कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5, टोटल 5, ऐसा मतलब एज ग्रुप दे दिया कि 5 से 10 लोग कितने हैं, मान लो यहाँ पर 5 से 10 6 12 8 4 ये 14। ठीक है, इस प्रकार से आपको मान लो दे दिया बारंबार बहुभुज में। ठीक, तो आप लोग इसका वर्ग चिन्ह निकालोगे, किसमें, बारंबार बहुभुज में वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब कि हमें तो ये बोल दिया गया है कि 5 से 10 साल के बीच के टोटल 6 बच्चे हैं, तो कितने नहीं पता, जब हमें करेक्ट नहीं पता। और ये डाटा आपको किसमें देखने को मिलता था, हिस्टोग्राम में, इसी टाइप से ना, जिसमें फिक्स कुछ भी नहीं होता था। तो हमें इसको पहले वर्ग चिन्ह मतलब एक मिडिल का टर्म ऐसा लेना होगा जिसको हम करेक्ट मान सकें, क्योंकि बच्चों इसमें आपको कभी भी नहीं दिया होगा ऐसे डायरेक्ट। तो इसमें दिया 5 से 10 साल के वर्ग के 6 बच्चे हैं, तो कितने नहीं पता। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 5 प्लस 10 बराबर 2, तो 15/2 कितना हो जाएगा, 7.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ग चिन्ह आपका कितना, 7.5, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, याद रखना इस टाइप से। इसके भी बीच का क्या होगा, ये होगा 12.5, ये होगा 17.5, ये हो गया 22.5 और ये हो जाएगा 27.5। यह आपका हो जाएगा वर्ग चिन्ह। अब इसको आपको करेक्ट मान लेना है। अब देखोगे तो ये आपको सोल्व करते टाइम तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सोल्व करते टाइम ये आपका हो जाएगा बार ग्राफ की तरह, मतलब दंड आलेख की तरह। लेकिन
डाटा जो दिया रहेगा वो हिस्टोग्राम की तरह दिया रहेगा। डाटा जो दिया रहेगा वो हिस्टोग्राम की तरह दिया, ये हिस्टोग्राम की तरह डाटा दिया था, हमने वर्ग चिन्ह निकाल के इसको दंड आलेख की तरह बना लिया, है ना, मतलब बार ग्राफ की तरह बना लिया। अब आप लोग चाहो तो पता कर सकते हो जो भी। अब हमें फिक्स मान के चलना है कि 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5, इस टाइप से। समझ गए? उम्मीद है ये तीनों टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है बारंबारता बहुभुज, क्या होता है हिस्टोग्राम मतलब आयत चित्र, और क्या होता है दंड आलेख। ठीक, अब इस पे आधारित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सांख्यिकी हमारे जीवन और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फिको एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।